बेचारे ने वतन परस्ती का हक अदा करते हुए मेरी गर्दन ज़रूर दबोच ली थी, मगर मेरे तजुर्बे, ताकत और महारत के आगे इसकी हैसियत सिफर के बराबर थी। चुनाचा दूसरे ही लम्हे इसकी गर्दन मेरी आहिनी पंजे के शिकंजे में जकड़ी हुई थी। मैं इसकी गर्दन को झटके दे रहा था और इसकी आंखें बाहर को निकल आई थी। इसके बाद इसकी गर्दन का तनाव ख़त्म हो गया और इसका सर एक तरफ गिरने लगा। मैंने इसे आराम से फर्श पर छोड़ दिया, वो मर चुका था। मैंने पहला काम यह किया कि ट्रांसमीटर को पलंग के नीचे से निकाला, बाहर निकलकर दरवाजे को ताला लगाया और सुंबल के दरख्त के नीचे जाकर इसे चबूतरे के पत्थर के नीचे छुपा दिया। ऊपर पत्थर दोबारा रखकर मिट्टी और घास डाली और लपक कर कमरे में वापस आ गए। आते ही बत्ती बुझा दी। इंस्पेक्टर नॉर्थन की लाश ठिकाने लगाने का काम अब मेरे सामने था। वैसे तो मैं लाश को किसी भी जगह ज़मीन में दबा सकता था, लेकिन इसकी गुमशुदगी कई शुबहात को जन्म दे सकती थी और यह खबर दिल्ली मेरे हेडक्वार्टर तक भी जाती। वहाँ प्रधानमंत्री सेक्रेटेरिएट का चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर परशोत्तम दास टंडन पहले ही मुझे अपनी निगाह में रखे हुए थे। एक ख्याल मेरे जहन में अचानक किया गया। ख्याल बड़ा मुनासिब था, मगर इसके लिए मुझे मज़ीद अंधेरा होने का इंतज़ार था। इंस्पेक्टर नाथन की लाश मेरे कमरे में फर्श पर पड़ी थी। कमरे में अंधेरा था। मैंने झुककर नाथन के दिल पर हाथ रखा। दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। मैं रसोई में गया। वहाँ कोने में नारियल की छाल की बनी हुई रस्सी का गुच्छा कई रोज से पड़ा हुआ था। मैं इसे कमरे में ले आया। ये 15-20 फीट लंबी रस्सी थी। जब रात और ज़्यादा गहरी हो गई तो मैंने कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में नज़र दौड़ाई। जंगल के दरख्तों में गहरी तारीकी और मौत जैसा सन्नाटा छाया था। 2-3 झींगर खाड़ी की तरफ बराबर बोल रहे थे। इंस्पेक्टर नाथन भारी जिस्म वाला नहीं था। मैंने इसकी लाश को कांधे पर डाला, रस्सी का गुच्छा हाथ में पकड़ा और बरामदे से होता हुआ दरख्तों में निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद समंदर की खाड़ी का साहिल आ गया। यहाँ मैंने एक मौजूद दरख्त देखकर नाथन की लाश को ज़मीन पर रख दिया। दरख्त की एक टहनी नीचे को झुकी हुई थी। मैंने रस्सी का फंदा बनाकर इसे इंस्पेक्टर नाथन की गर्दन में डालकर अच्छी तरह से कस दिया। फिर लाश को इस टहनी के साथ लटका दिया। इस बात का मैंने ख़ास तौर पर ख्याल रखा कि जो कोई भी देखे इसे ये केस खुदकुशी का ही मालूम है। किसी पहलू से भी कोई ये साबित न कर सके कि इसे मारने के बाद दरख्त से लटकाया गया है। इस काम से फारिग होने के बाद मैं वापस अपने क्वार्टर में आकर पलंग पर लेट गया और अपने दूसरे रोज़ वाले पांडिचेरी के दौरे के बारे में गौर व फिक्र करने लगा। वहाँ सब लोग मेरे लिए अजनबी थे। मुझे इनसे धमाके की तफसीलात मालूम करने के बाद रिपोर्ट मुरतब करनी थी। मैंने ये तय कर रखा था कि रिपोर्ट में सिनहाली तखरीबकारों की कार्रवाइयों को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। इसके बाद मुझे नींद आ गई। सुबह उठा तो दिन काफ़ी निकल आया था। मैंने उठकर जल्दी से फर्श पर निगाह डाली। वहाँ रात की धींगा मुश्ती के कोई निशान नहीं थे। मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले और थोड़ी सी कॉफ़ी पीने के बाद क्वार्टर को ताला लगाकर जेटी के लेबर ऑफिस की तरफ चल पड़ा। वहाँ मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर अपने दोनों आदमियों के साथ पहले से मौजूद थे। मुझे 8 बजे इंडियन एयरफोर्स का फोकर पकड़ना था जो रामेश्वरम से आने वाला था। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम को नमस्ते की। इसने भी नमस्ते किया और बोला, इधर किसी फाइल में कोई इंदराज नहीं है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इंस्पेक्टर नाथन एक गैर जिम्मेदार अफसर है। बहरहाल इसके बारे अब इंक्वायरी कमीशन ही कोई फैसला करेगी। वो फाइल आगे रखे इसके वर्क उलट रहा था। मैं कुर्सी खींचकर इसके सामने बैठ गया और किनखियों से बाहर देखने लगा। मैं इसके इंतज़ार में था कि कोई मजदूर इधर भागता हुआ आए और हमें ये बताया कि इंस्पेक्टर नाथन की लाश दरख्त से लटकी हुई है, क्योंकि मजदूर इधर ही से काम पर आते थे और इनके आने का वक्त हो चुका था। मैं सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम से बातें करने लगा। मैंने इंस्पेक्टर नाथन से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, इंस्पेक्टर नाथन बड़ा जिम्मेदार अफसर है। पिछले दिनों इसकी बीवी बहुत बीमार थी, इस वजह से इससे कुछ गफलत हो गई होगी। और फिर सब मैरीन की चेकिंग इसने मेरे सामने की थी और कैप्टन शिवाजी से NOC भी लाया था। गणेशम फाइल बंद करते हुए इसका फीता बांधते हुए बोला, कैप्टन मेहता, तुम इन लोगों को नहीं जानते, ये महज दिखावे के लिए काम करते हैं। ये लोग अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल महसूस नहीं करते। मैंने गोशाए चश्म से एक मजदूर को देख लिया था जो लेबर ऑफिस की तरफ दौड़ा चला रहा था। वो क्या खबर ला रहा था मुझे मालूम था, मगर मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम को सिगरेट पेश किया। वो मुस्कुराकर बोला, मैं सिगार पीता हूँ, सिर्फ सिगार। इतने में बाहर मजदूर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई थी। वो तामिल जुबान में शोर मचा रहा था, इधर लाश है, लाश है, लाश है। मैंने अदाकारी करते हुए चौंक कर खिड़की में से मजदूर की तरफ देखा। गणेशम और इसके आदमी भी उठकर बाहर आ गए। क्या हो गया है, किसकी लाश है, क्या कह रहे हो तुम? मैंने मजदूर के करीब जाकर पूछा। ये काला कलोटा अधेड़ उम्र का आदमी था। बेचारे से खौफ के मारे बोला भी नहीं जा रहा था। हाथ जोड़ रखे थे। बोला,
सरकार, इधर नाथन बाबू की लाश लटकी हुई है। मैंने इसे डांटते हुए कहा, क्या बकवास करते हो? वो कहने लगा, मैंने इसे आंखों से देखा है, नाथन बाबू की लाश दरख्त से लटकी हुई है। हम सब इस तरफ को दौड़े जिधर मजदूर ने इशारा किया था। वो मजदूर हमारे आगे आगे दौड़ रहा था। मुझे मालूम था कि वो किधर जाएगा। मैं मद्रासी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम के साथ दौड़ रहा था। बहुत जल्दी हम खाड़ी के किनारे इस दरख्त के नीचे आ गए जिसकी टहनी से इंस्पेक्टर नाथन की लाश लटक रही थी। वह वहीं अपना सर पकड़ कर बैठ गया। हे भगवान, नाथन ने ये क्या कर दिया? मद्रासी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम के लिए ये नतीजा निकालना कोई मुश्किल न था कि इंस्पेक्टर नाथन ने इंक्वायरी से बचने के लिए खुदकुशी कर ली है। मैंने इस ख्याल को मजीद मुस्तहकम करने के लिए दुख भरी आवाज़ में कहा। वो अपनी सस्पेंशन से बहुत परेशान था। इसे खतरा था कि शायद इसे कैद भी हो जाए, मगर इसे खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। मैं ज़मीन पर पाँव मारकर अफसोस करने लगा। इंस्पेक्टर, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बेगुनाह थे। महकमा अंधा नहीं है, वो ज़रूर इंसाफ करता है। भगवान, हे भगवान। सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम भी अफसोस करने लगा। इसी वक्त आदमी बुलवाकर इंस्पेक्टर नाथन की लाश दरख्त से उतरवाई गई। लाश इसके घर पहुंची तो वहाँ कोहराम मच गया। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है और ना ही किसी को यह ख्याल आएगा कि मरने वाले की गर्दन पर किसी की उंगलियों के निशान देखे जाए। मैंने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम को एक तरफ लेकर जाकर कहा, मुझे सब मैरीन ड्रासेस की रिपोर्ट बनाने के लिए 8 बजे पांडिचेरी जाना है, मुझे इजाज़त दें। गणेशम फौरन बोला, ज़रूर ज़रूर कैप्टन मेहता, ज़रूर। मैंने गणेशम से हाथ मिलाया और इंस्पेक्टर नाथन की इन दोहनाक मौत पर एक बार फिर अफसोस का इजहार करते हुए इससे रुखसत लेकर वापस अपने क्वार्टर की तरफ चल पड़े। वहाँ से ब्रीफ केस उठाया और खाड़ी की दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के छोटे से रनवे पर आ गए। वहाँ भी ग्राउंड का मुख्तसर सामला इंस्पेक्टर नाथन की खुदकुशी पर अफसोस का इजहार कर रहा था। रामेश्वरम से वो फोकर तैयार आ चुका था जिसमें सवार होकर मुझे पांडिचेरी जाना था। ये 4 नशिस्तों वाला छोटा सा तैयारा था। पायलट मद्रासी था। मैंने इसे अपना आईडी कार्ड दिखाया। इसने मुझे सैल्यूट किया और जहाज़ की तरफ लेकर बढ़ा। 10 मिनट बाद हमारा फोकर तैयारा भारत के जनूबी साहिल से बुलंद होकर तमिलनाडु की दूसरी बड़ी बंदरगाह पांडिचेरी की तरफ परवाज कर रहा था। पांडिचेरी पहुंचकर मैंने बंदरगाह के करीबी होटल टावर व्यू में एक कमरा ले लिया। ब्रीफ केस में से अपना शनाख्ती कार्ड निकालकर जेब में रखा। कमरे में ताला लगाया और सीधा बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। जेटी के इलाके को बहरी फौज और सिक्योरिटी गार्ड ने अपने घेरे में ले रखा था। जेटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को मेरी आमद की इतला कर दी गई थी। इसने मेरा शनाख्ती कार्ड चेक किया और मुझे एक दफ्तर में ले गया जहां चीफ जेटी ऑफिसर ने मेरा स्वागत किया। ये मद्रासी था। अंग्रेज़ी तो ये लोग मादरी ज़ुबान की तरह रवानी से बोलते हैं, मगर ये जेटी ऑफिसर तेलुगु और मलयालम भी जानता था। वो मुझसे अंग्रेज़ी में बात कर रहा था। जब मैंने इसे बताया कि अगरचे मैं पंजाबी हूँ मगर तमिल भी बोल लेता हूँ तो वह बड़ा खुश हुआ और फिर तमिल में बात करने लगा। बंदरगाह पर कुछ मुल्की और कुछ गैर मुल्की बरदार जहाज़ खड़े थे। जेटी ऑफिसर मुझे एक स्टीमर में बिठाकर टीले के अकब वाले इस खाड़ी में ले गए जहाँ एटमी आबदोज में धमाका हुआ था। आबदोज का मलबा काफ़ी हद तक उठा लिया गया था। धमाका इस कदर खौफनाक था कि आसपास के कई दरख्त जड़ से उखड़ गए थे। एक बड़ा ट्रॉलर जिसमें क्रेन लगी थी समंदर में जंजीर डाले गरकशुदा टुकड़ों को निकालने में लगा था। बहरी फौज का अमला रिवायती अंदाज में अपना काम कर रहा था। ऑफिसर की जुबानी मालूम हुआ कि आबदोज के अमले का कोई आदमी नहीं बचा। किसी एक की भी लाश नहीं मिल सकी। सिर्फ कुछ इंसानी पाँव ज़रूर किनारे पर मिले। मैं अपनी नोटबुक में ये तफसीलात दर्ज करता चला गया। कुछ देर वहाँ रहकर सूरत हाल का जायज़ा लिया और फिर जेटी ऑफिसर के साथ वापस इसके ऑफिस में आ गया। इसने मेरे लिए कॉफ़ी मंगाई, एक सिगार भी पेश किया। इतने में दिल्ली प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर परशोत्तम दास टंडन का फ़ोन आ गया। वो मुझसे बात करना चाहता था। मैंने रिसीवर थाम कर इसे नमस्कार किया। इसने नमस्कार का कोई जवाब न दिया। बोला, तुम पांडिचेरी में ही रहना। आज 4 बजे से पहले शिव राष्ट्र के इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर व्यास पांडिचेरी पहुंच रहे हैं। वो एक ख़ास मिशन पर आ रहे हैं। इस बारे में तुमसे ज़ुबानी बात करेंगे। मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकता। इनसे पूरा तावन कर रहे हैं। अब मुझे यकीन है हम इस तकरीबकार गैंग का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे जिन्होंने सब मैरीन को तबाह किया है। तुम अपनी रिपोर्ट तैयार करके जल्दी हमें भिजवाने की कोशिश करो। टंडन साहब ने फ़ोन बंद कर दिया। इसने मेरे दिल में तशवीश की खलिश को बेदार कर दिया था। इसे कैसे यकीन है कि वो तकरीबकारों का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे। मिस्टर व्यास को कौन से खुफिया मिशन पर भेजा जा रहा है। जहन में तरह तरह के शकूक शुबहात और खदशे सर उठा रहे थे। बहरहाल मैंने मज़ीद मोहतात रहने का फ़ैसला कर लिया। अफसोस इस बात का था कि मेरे पास जहरीले सिगारों में से एक भी सिगार नहीं था। सिर्फ एक रिवॉल्वर ही था जिसे मैं सफ़र में अपने साथ ही रखता था और जो मेरे ब्रीफ केस में बंद होटल में पड़ा था।
दिल एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गया। आखिर इन लोगों के पास कौन सा नक्शे सुलेमानी आ गया है जिसकी मदद से ये एटमी आबदोज की तबाहकारी के जिम्मेदार अफराद का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने ये कहकर अपने दिल को खदशात से निकाल लिया कि ये महज मामूल की सुराग रसानी तहकीकात होगी जिसका कुछ भी नतीजा बरामद नहीं हो सकेगा। आबदोज के परखचे उड़ चुके थे, कोई सबूत बाकी नहीं बचा था। ये इंडियन इंटेलिजेंस वाले खुशफहमियों में मुब्तला हैं। 4:30 बजे मैं ऑफिस में ही था कि पता चला गुजरात काठियावाड़ के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर एम व्यास आ गए हैं। मैं उन्हें लेने जेटी ऑफिसर के साथ ऑफिस से बाहर आ गया। देखा मिस्टर व्यास हाथ में ब्रीफकेस था में सिक्योरिटी गार्ड्स की मुय्यत में हमारी तरफ आ रहा था। इसने स्लेटी रंग का ठंडा सूट पहन रखा था। उम्र 40 बरस से कुछ ऊपर होगी। सर दरमियान से कुछ गंजा था। कनपटियों पर स्याह बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी की झलक थी। कद दरमियाना और जिस्म घुटा हुआ था। सबसे नुमायां बात इस शख्स की आंखें थी। आंखों में एक ऐसी मकनातीसी चमक थी जो दिल की गहराइयों में उतरती महसूस होती। इसकी आंखों में किसी भी मसले की तह तक पहुंचने की सलाहियत और यारी मौजूद थी। मैंने आगे बढ़कर मिस्टर व्यास से हाथ मिलाया। इन्हें नमस्कार कहकर अपना तारुफ करवाया। मिस्टर व्यास ने आंखें सुकेड़ कर मुझ पर एक तायराना नज़र डाली और अंग्रेजी में जेटी ऑफिसर से पूछा, क्या मैं खाड़ी पर जा सकता हूँ? क्यों नहीं सर, आइए, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी इनके साथ चला। खाड़ी पर हम एक बार फिर स्टीमर पर बैठ कर गए। मिस्टर व्यास ने इस जगह का ख़ास तौर पर मुआयना किया जहां ट्रॉलर की क्रेन समंदर के अंदर से आबदोज की गरकशुदा टुकड़े निकाल रही थी। मिस्टर व्यास ने जेटी के ऑफिसर से कहा, अभी तक समंदर की तह से क्या कुछ निकाला गया है? मुझे इसका मुआयना करना होगा। समंदर से निकाला गया कुछ मलबा वहीं किनारे पर पड़ा था। कुछ लोहे के टुकड़े करीबी गोदाम में जमा कर दिए गए थे। मिस्टर व्यास ने इन सब को एक एक करके देखा, फिर मुझे साथ लेकर गोदाम से बाहर आ गया। जेटी ऑफिसर हमारे पीछे पीछे आ रहा था। मिस्टर व्यास ने इसे कहा, मैं चाहता हूं कि इन तमाम चीज़ों पर कड़ा पहरा लगा दिया जाए और अब समंदर से जो चीज़ें भी निकले मुझे दिखाए बगैर गोदाम में न रखी जाए। ऐसा ही होगा सर, जेटी ऑफिसर ने मुस्तैदी से जवाब दिया। मैंने इतना अंदाज़ा लगा दिया था कि मिस्टर व्यास को किसी ऐसी चीज़ की तलाश है जो आप दोस्त के साथ समंदर में गर्क है। वो पांडिचेरी बंदरगाह के पास ही सरकारी रेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल में कोने वाला कमरा इसे दे दिया गया था जहां सहूलत की हर शय मौजूद थी। वो मुझे साथ लेकर रेस्ट हाउस में आ गया। मुझे ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि वो किस खुफिया मिशन पर वहाँ आया है। मिस्टर व्यास ने नौकर से कहा कि कॉफ़ी लाए। हम बालकोनी में बैठ गए। सामने डहलान पर नारियल दरख्तों की कतारें दूर समंदर के किनारे तक चली गई थी जहाँ 2 माल बरदार जहाज लंगर अंदाज थे। शाम होने वाली थी, ठंडी हवा चल रही थी। कॉफ़ी पीते हुए मिस्टर व्यास ने अपनी गहरी मकनातीसी आंखों से मुझे देखा और बोला, कैप्टन मेहता, आज सुबह हम पर एक अजीबो गरीब इंकशाफ हुआ है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क कर फिर अपने मामूल पर आ गया। ये किस इंकशाफ की बात कर रहे हैं? मैंने डहलान की तरफ देखा। कुछ मजदूर एक जगह झाड़ियाँ साफ कर रहे थे। अगर मैं मिस्टर व्यास की गर्दन तोड़कर इसे बालकोनी से नीचे फेंक देता हूँ तो ये मजदूर देख लेंगे। इसके सिवा और इंकशाफ क्या हो सकता था कि इन्हें मेरे बारे में इल्म हो गया होगा कि मैं पाकिस्तानी एजेंट हूँ। मैंने खाली नज़रों से मिस्टर व्यास की तरफ देखा। इसने बड़े सुकून से काफ़ी का घूंट पीकर प्याली मेज़ पर रखी और बोला, तुम्हें तो मालूम होगा कि ये आबदोज रूस ने हमें दी थी और अभी इसमें कुछ रूसी इंजीनियर मौजूद थे। ये जदीद तरीन एटमी आबदोज थी। रूस के वजारत दफा की जानिब से हमें खुफिया पैगाम में बताया गया है कि इस आबदोज की तारपेडो रूम में एक इंतहाई ताकतवर टीवी कैमरा नस्ब किया गया था जो एक छोटे से गोल रेड बक्स में बंद था। ये रेड बक्स ऐसी धात से बनाया गया है कि इस पर भयानक से भयानक धमाके का कोई असर नहीं हो सकता। जदीद तरीन एटमी आबदोज और जहाज़ों में इसलिए लगाया जाता है कि अगर कोई तकरीबकार वहाँ बम लगाने में कामयाब हो जाए और आबदोज गर्क हो जाए तो इस रेड बक्स का टीवी कैमरा इसकी नकल व हरकत की सारी फिल्म उतार ले, जिसे बाद में डियोलिप करके तकरीबकार को पकड़ा जा सकता है। तारपेडो रूम में यह कैमरा इसलिए नस्ब किया जाता है कि आमतौर पर तकरीबी कार्रवाइयों का निशाना तारपेडो रूम को ही बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पहले ही से तारपेडो मिसाइल मौजूद होते हैं जो टाइम बम के साथ ही फटकर तबाही में 10 गुना इजाफा कर देते हैं। रूसी वजारत दफा के इस इंकशाफ ने हमारी बुझी हुई उम्मीदें फिर से रोशन कर दी हैं और हमें यकीन है कि अगर हम समंदर के नीचे से वो रेड बक्स बरामद करने में कामयाब हो गए तो वो शख्स ज़रूर पकड़ लिया जाएगा जिसने तारपेडो रूम में टाइम बम लगाया है। एक पल के लिए मेरे पाँव तले से ज़मीन हिल गई। ये शख्स मेरी मौत का पैगाम लेकर आया था। तारपेडो रूम में मैंने ही टाइम बम लगाए थे। अगर वहाँ किसी खुफिया जगह पर रेड बक्स में टीवी कैमरा नस्ब था तो इसमें मेरी नकल व हरकत की फ़िल्म महफूज हो गई होगी और अगर वो फिल्म इन लोगों के हाथ में आ जाती है तो फिर ना सिर्फ ये कि
मुझ पर अजियतनाक तशद्दुद का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा, बल्कि मेरा मिशन भी खाक में मिल जाएगा और मैं वतन अजीज़ की सलामती और बका के लिए दुश्मनों की नापाक अज़ाइम को बेनकाब न कर सकूँगा। मैंने अपने आप को पूरी तरह काबू में रखा और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाते हुए कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात आपने सुना दी मिस्टर व्यास, लेकिन इसका हमारे पास क्या सबूत है कि तखरीबकारों ने टारपेडो रूम में ही बम लगाया था? ये भी तो हो सकता है ये टाइम इंजन रूम में किसी जगह लगाया हो। ऐसी सूरत में हम मुजरिमों का सुराग नहीं लगा सकेंगे क्योंकि रेड बक्स की फ़िल्म खाली होगी। मिस्टर व्यास ने कॉफ़ी की प्याली में आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते हुए कहा, कल तक हमें भारत की नेवल इंटेलिजेंस ने जो अपनी तहकीकात रिपोर्ट फराहम की है, इससे ये बात साबित हो गई है कि टाइम बम एक नहीं बल्कि 2-3 थे और ये सारे के सारे टारपेडो रूम में ही लगाए गए थे क्योंकि टाइम बम्बों के सियाल मादे के निशानात टारपेडो रूम के पाइप के टुकड़ों पर ही मिले हैं। यही वजह है कि हम पूरी तरह से पुरुमीद हैं कि अगर हम रेड बक्स समंदर से बरामद करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो तखरीबकार ज़रूर पकड़ा जाएगा जिसने ये टाइम बम लगाए थे, क्योंकि रेड बक्स में नस्बशुदा टीवी कैमरे पर इसकी तस्वीर वाज़े तौर पर आ गई होगी। ये बात मेरे सुकून को तहोबाला करने के लिए काफ़ी थी। ये बड़ी ख़तरनाक बात थी। रेड बक्स मेरी मौत का परवाना था। इसमें लगे हुए कैमरे ने मेरी तमाम नकलो हरकत और कैप्टन शिवाजी से मेरी गुफ्तगू और फिर इसको मेरा इंजन रूम की तरफ भेजना, फिर टारपेडो मिसाइल और पाइपों के दरमियान टाइम बम चिपकाना, ये सब कुछ महफूज कर लिया होगा। मेरे खिलाफ इससे बड़ी शहादत और क्या हो सकती थी। मैं सिगरेट का कश लगाना भूल गया था। मिस्टर व्यास ने मेरे सिगरेट के बढ़ते हुए गुल की तरफ इशारा किया और बोला, कैप्टन तुम्हारे सिगरेट की राख गिरने वाली है। आई एम सॉरी। मैंने जल्दी से राख एस्ट्रे में झाड़ दी और बज़ाहिर खुश होकर बोला, मिस्टर व्यास आपने तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। अगर रेड बॉक्स मिल जाता है तो हम इस इलाके के सारे तखरीबकारों को गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि जिस आदमी ने टारपेडो रूम में टाइम बम लगाए थे वो यकीनन सिनहाली तखरीबकारों के गिरोह का आदमी होगा और हमारी इंटेलिजेंस इसे आसानी से तलाश करके इससे बाकी लोगों की निशानदेही करवा देगी। मिस्टर व्यास ने जेब से रुमाल निकाल कर अपने होंठों के किनारे साफ किए और बोला, इस इंकशाफ का इल्म हमारी वजारत दफा के सिर्फ चंद एक लोगों तक ही महदूद है। सीक्रेट सर्विस में ये बात मिस्टर टंडन के बाद मुझे और अब तुम्हें मालूम है। हमें इस राज को अपने दिल की गहराइयों में बंद रखना है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। मैंने सिगरेट राखदान में बुझा दिया। अभी आधा सिगरेट बाकी था। मिस्टर व्यास ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, तुमने आधा सिगरेट ज़ाया कर दिया कैप्टन। मैं ये चालाक आदमी था, मेरी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, दरअसल मैं पिछला आधा सिगरेट नहीं पिया करता। डॉक्टरों का कहना है कि इस हिस्से में निकोटीन ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाती है। OIC, मिस्टर व्यास ने कहा। इसकी मकनातीसी नज़रें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी, मगर मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। मैंने बात को फ़ौरन बदलते हुए कहा, क्या मिस्टर व्यास हमें रेड बक्स मिल जाएगा? क्योंकि हमारी तमाम तर तहकीकात का दारोमदार अब इस रेड बक्स पर ही है। व्यास ने आरामदेह कुर्सी पर पीछे की तरफ होते हुए कहा, हम वो तलाश कर लेंगे। कल सुबह मद्रास नेवल डॉकयार्ड से एक स्पेशल गोताखोरों का दस्ता यहाँ पहुँच रहा है। वो लोग समंदर की गहराइयों में उतर कर चीज़ें तलाश करने के माहिर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कल शाम तक रेड बक्स हमारे पास होगा। मैंने खुश होकर कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। इस सूरत में हमें आसपास के सारे इलाके में नाकाबंदी कर देनी चाहिए ताकि तकरीबकार यहाँ से फरार न होने पाए। मिस्टर व्यास के पतले होंठ ज़रा से सुकड़ गए। इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कैप्टन शायद तुम्हें मालूम नहीं कि हादसे के फ़ौरन बाद हमारी फ़ौज ने इस इलाके को घेरे में ले लिया है। इस इलाके में इस वक्त हमारी फ़ौज के जवान 100 किलोमीटर के दायरे में जगह जगह निगरानी कर रहे हैं। इसमें हमारे कमांडोज भी हैं जो सादा कपड़ों में एक एक आदमी पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारी इंटेलिजेंस भी पूरी तरह से चौकस है। तकरीबकार जहाँ कहीं भी हैं वो इसी जगह पर छुपे होंगे। इस इलाके से वो बाहर नहीं निकल सकते। अगर हमें रेड बक्स मिल जाता है तो हम बम लगाने वाले तकरीबकार की फ़ोटो कापियाँ हज़ारों की तादाद में अपने आदमियों में तकसीम कर देंगे। यूँ वो बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। मंसूबा बेहद भयानक था। मेरे बचने का कोई इम्कान नहीं था। मैं दिल में यही दुआ मांगने लगा कि आए खुदा रेड बक्स न मिले, मगर मुझे ये भी एहसास था कि इस किस्म की जानलेवा मिशन में दुआएं काम नहीं आया करती। आदमी को जान हथेली पर रखकर एक्शन करना पड़ता है, और फिर या दुश्मन नहीं और या आप नहीं। लेकिन मैं अपनी जगह पर कायम था कि जो होगा देखा जाएगा, और मैं मरते दम तक लड़ूंगा और अपने मुक़द्दस मिशन पर डटा रहूँगा कि अगर इस मिशन की तकमील की राह में मौत आ जाती है तो इसे खंदा पेशानी से कबूल करूँगा। मिस्टर व्यास उठ खड़ा हुआ, कमरे की तरफ जाते हुए बोला, तुम होटल में क्यों ठहरे हुए हो कैप्टन? मेरे पास रेस्ट हाउस में आ जाओ, यहाँ तुम्हें कमरा आसानी से दे दिया जाएगा। ये गलती मैं भूल कर भी नहीं कर सकता था। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा, सर होटल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, आप जिस वक्त मुझे फ़ोन करेंगे मैं 2 मिनट में आ जाऊँगा। अच्छा, अगर कोई और बात नहीं करनी हो तो मैं इजाज़त चाहूँगा।
मिस्टर व्यास मेज़ के पास खड़ा ब्रीफकेस में से एक फ़ाइल निकाल कर इसकी तरफ देख रहा था। फाइल बंद करने के बाद मेरी तरफ पलट कर बोला, ओके कैप्टन, तुम्हारा फ़ोन नंबर मैंने लिख लिया है। रात को कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ सकती। अगर दिल्ली से कोई पैगाम आ गया तो तुम्हें मुत्तला कर दूंगा। अब तुम जाकर आराम करो, मैं भी काफ़ी थक गया हूँ। वैसे कल सुबह नाश्ता मेरे साथ ही आकर करना, क्योंकि नेवल गोताखोरों का स्क्वाड ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 9 बजे पांडिचेरी पहुँच जाएगा। मैंने गर्मजोशी के साथ मिस्टर व्यास से हाथ मिलाते हुए कहा, नो प्रॉब्लम मिस्टर व्यास, मैं सुबह 8 बजे आपके पास आऊँगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।